हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आपने कंप्यूटर का एनालिसिस तो देख ही लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि किस टाइप्स के और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपकी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में दोस्तों जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1 के फॉर्म में चीज़ों को इनपुट किया जाता था और आउटपुट भी इन्हीं फॉर्म में मिलता था। जो हार्डवेयर होते थे दोस्तों वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, हार्डवेयर से। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। बहुत ही बड़े बड़े साइज में होते थे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के, जिन्हें वेल्स भी कहा जाता था। सेकेंड जनरेशन की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, हमने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डाली है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। वही चीज़ें पढ़नी है जिनसे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती थी वो होती थी असेंबली लैंग्वेज। हार्डवेयर के रूप में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता था। और अगर आपको पता हो तो दोस्तों, ये 3 मार्च को ये सवाल पूछा गया था, यानी कल के शिफ्ट में पूछा गया था। सेकेंड जनरेशन में दोस्तों पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था प्रिंट आउट के लिए। थर्ड जनरेशन की दोस्तों बात करेंगे। थर्ड जनरेशन में दोस्तों जो हार्डवेयर था वो आईसी चिप्स होती थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे। इनमें जो लैंग्वेज यूज होती थी दोस्तों वो हाई लेवल लैंग्वेज होती थी। यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल बनते हैं दोस्तों, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, वो हाई लेवल लैंग्वेज का। फर्स्ट में दोस्तों मशीन लैंग्वेज, सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और दोस्तों जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उसे कहा जाता था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और दोस्तों पहली बार था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जबकि कीबोर्ड और मॉनिटर्स का यूज़ किया गया था। ये भी कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो फोर्थ जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ किया जाता था। कई सारे माइक्रो प्रोसेसर की चिप दोस्तों एक ही सिंगल सिलिकॉन चिप में इम्बिल्ड होती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसे कहते हैं VLSI, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और कई बार दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि पहली बार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का किस जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ किया गया था। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर दोस्तों किस पे बेस्ड था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में वो है ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों थर्ड जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अब आपके जनरेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों तो आप गलतियां नहीं करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जान लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जान लीजिए दोस्तों क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, इसमें एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो कि बार बार बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि सेस्मोग्राफ मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, बाइक्स में जो रीडिंग्स आती हैं वो एनालॉग कंप्यूटर ही होते हैं दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर तो आप सभी जानते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर से दोस्तों आपको अगर याद हो तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है इसी बार दोस्तों एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में, हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में। तो दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। इनमें दोनों फीचर्स होते हैं, एनालॉग के भी फीचर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी फीचर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों इसका यूज़ अधिकतर हॉस्पिटल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ECG मशीन देखी होगी, वो दोस्तों वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही होता है, ECG और EEG। अब चलिए दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर आर सुपर कंप्यूटर्स। दोस्तों सबसे ताकतवर और तेज कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स कौन है, सेमोर क्रे। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, सनवे थायोलाइट है जो कि चाइना का है। इंडिया का फास्टेस्ट कौन सा है, परम युवा है। और दोस्तों अगर फास्ट इंडिया का सुपर कंप्यूटर पूछ लिया जाए तो परम 600 है। दुनिया का सबसे पहला पूछ लिया जाए तो फ्रेंड CDC 6600 है दोस्तों।
CDC है दोस्तों, CDC 6600। तो ये हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड किस में नापी जाती है, तो वो फ्लॉप्स पे नापी जाती है, जिसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन्स देखते हैं दोस्तों। काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम में उम्मीद है कि पूछे जाएंगे। तो चलिए जल्दी से वर्जन्स देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कौन कौन से वर्जन्स हैं और उनकी क्या क्या खासियत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्जन 1 देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, कब रिलीज हुआ था दोस्तों? ये पहला वर्जन है जो कि 1985 में रिलीज हुआ था। कई बार पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट कब आया था, तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहला वर्जन आया था 20 नवंबर को 1985 में। चलिए इसके कुछ फीचर्स जानते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता था, इसमें एकदम सिंपल ग्राफिक्स का यूज़ किया गया था दोस्तों, बहुत ही सिंपल ग्राफिक्स का। विंडोज़ 2 की बात करेंगे दोस्तों। विंडोज़ 2 कब रिलीज़ हुआ था? ये 1985 में, यानी 2 साल बाद ही विंडोज़ 2 रिलीज़ कर दिया गया था दोस्तों। इसमें 16 बिट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डाला गया था दोस्तों। इसमें ही है पहली बार MS एक्सेल और MS वर्ड डाला गया था। इससे पहले MS एक्सेल और MS वर्ड नहीं थे। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्जन विंडोज़ में MS एक्सेल और MS वर्ड इंट्रोड्यूस करा गया था, तो वो हो जाएगा विंडोज़ 2 में इंट्रोड्यूस करा गया था दोस्तों। इसमें क्या था, पहले जो फर्स्ट वर्जन था उसमें हम लोग एक समय पर दूसरा टास्क नहीं खोल सकते। जैसे हम लोग विंडो एक हमने कोई चीज़ खोल दी, इसको मिनिमाइज करके हम दूसरा विंडो खोल लेते हैं, तो पहले वर्जन में ऐसा नहीं था। बट सेकेंड वर्जन में दोस्तों ये हो गया था, हम एप्लीकेशंस को ओवरलैप कर सकते थे, एक एप्लीकेशन के बावजूद हम दूसरी एप्लीकेशन चला सकते थे दोस्तों। इसमें हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं होती थी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। लेकिन अब क्या है कि हमारा कंप्यूटर बिना लैपटॉप या कंप्यूटर बिना हार्ड डिस्क के नहीं चलते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, विंडोज़ 3 की बात करेंगे। ये कब रिलीज़ हुआ था? ये 1990 में रिलीज़ हुआ था। इसमें मल्टीटास्किंग और बेहतर तरीके से कर सकते थे, कई सारे विंडोज़ हम ओपन करके रख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेमोरी और स्टोरेज भी होती है फ्रेंड्स थी। विंडोज़ 95 की बात करेंगे। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्जन है विंडोज़ का दोस्तों। ये कब हुआ था रिलीज़? ये 1995 में रिलीज़ हुआ था, 15 अगस्त 1995 को। कई बार ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन 15 अगस्त 1995 को रिलीज़ हुआ था, तो फ्रेंड्स वो विंडोज़ 97 हो जाएगा। ये फर्स्ट कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों। इसमें क्या था कि विंडोज़ प्रोडक्ट को और MS DOS को एक साथ मर्ज किया गया था। ये एडवांस फॉर्म था, यानी 16 बिट से 32 बिट GUI कर दिया गया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपने देखा होगा पहले 16 बिट के कंप्यूटर आते थे, फिर 32 बिट के, अब तो 64 बिट के भी कंप्यूटर्स आते हैं दोस्तों, यानी कि विंडोज़ 64 बिट का सपोर्ट करता है। इसमें क्या था दोस्तों, पहली बार था कि टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू इंट्रोड्यूस हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विंडोज़ के वर्जन में टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू डाला गया था। तो आपने देखा होगा जो विंडोज़ का लोगो बन के आता है दोस्तों, ऐसा करके आपने लेफ्ट कॉर्नर में देखा होगा, जिसको क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। वो पहली बार विंडोज़ 97 में ही 95 में ही इंट्रोड्यूस करा गया था दोस्तों। चलिए विंडोज़ 98 की बात करेंगे। विंडोज़ 98 कब रिलीज़ हुआ था दोस्तों? 15 मई 1998 को किया गया था। पहली बार था कि इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर रिलीज़ किया था विंडोज़ ने दोस्तों। इसमें USB और प्रिंटर का सपोर्ट नहीं था। इसके बाद जो वर्जन आए थे दोस्तों, वो सारे USB पोर्ट को और जो भी डिवाइसेज होते थे अदर, उनको सपोर्ट करता था। जैसे विंडोज़ 200 दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा होगा कब रिलीज़ हुआ है, 200 में। ये सबसे मोस्ट सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिडर किया गया था। इसके बाद से सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा सिक्योर, पहले उनमें अटैक्स हो जाते थे दोस्तों, बट ये सबसे सिक्योर माना जाता है दोस्तों। इसमें लोकल डिस्क मैनेजर भी था। इसमें क्या था कि मल्टी यूज़र्स दोस्तों, काफ़ी सारे यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते थे। जैसे कि काफ़ी सारी इसमें लैंग्वेज थी, हिंदी थी, इंग्लिश थी, चाइनीज़, जापानीज़, जितनी भी लैंग्वेज हैं दोस्तों, सारी लैंग्वेज इसमें सपोर्ट करती थी। पहले वाले में क्या होते थे वर्जन्स में दोस्तों, एक ही लैंग्वेज होता था, इंग्लिश, US इंग्लिश यूज़ होती थी। विंडोज़ XP की बात करेंगे, ये सभी को आपको पता है, काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। ये सबसे एडवांस पोर्टेबल PC सपोर्ट था दोस्तों। इसमें वायरलेस, जैसे आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वायरलेस यानी वाईफाई इसी वर्जन में सपोर्ट किया गया था दोस्तों, इंट्रोड्यूस किया गया था। फास्ट स्टार्टअप, यानी पहले कंप्यूटर्स को हम ओपन करते थे दोस्तों तो स्लो होता था, बट विंडो XP में हम लोग तुरंत खोलते थे, देखिए अब तुरंत कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता था। इसमें बेटर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स होते थे दोस्तों। हेल्प और सपोर्ट सेंटर भी इसी वर्जन में लॉन्च किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि हेल्प और सपोर्ट सेंटर किस विंडोज़ वर्जन में लॉन्च किया गया था दोस्तों, तो वो विंडोज़ XP हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर मत करिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। विंडोज़ विस्टा की बात करेंगे दोस्तों, ये 2007 में रिलीज़ हुआ था।
इसमें GUI का वर्जन अपग्रेड कर दिया गया था दोस्तों। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसने DVD रोम का इसमें इंस्टॉलेशन किया गया था। DVD रोम दोस्तों आपने देखा होगा कि जो आपने पहले फ्लॉपीज यूज़ होती थी दोस्तों, आपको याद होगा, तो इसी वर्जन में विंडोज़ विस्टा में ही क्या था कि DVD भी सपोर्ट करने लगी थी। विंडोज़ 7 से तो सभी वाकिफ़ होंगे दोस्तों। 2009 में ये रिलीज़ हुआ था विंडोज़ 7। बहुत सारे फीचर्स थे दोस्तों, आप सभी को इसके बारे में पता होगा, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों। बस इसमें क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, जो लाइब्रेरीज़ हैं फाइल मैनेजमेंट के लिए, ताकि फोल्डर्स आसानी से ढूंढे जा सकें। तो दोस्तों लाइब्रेरीज़ पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस करा गया था विंडोज़ 7 में। विंडोज़ 8 की बात करेंगे दोस्तों, तो विंडोज़ 8 2012 में रिलीज़ हुआ था। इसमें क्या था कि टच, आप स्क्रीन टच करते हैं दोस्तों, तो ये इसी की वजह से हम लोग टच कर पाते हैं। यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से टच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसमें नए डिवाइस इंस्टॉल करी जा सकते थे, जैसे इसमें विंडोज़ 8 कौन कौन से डिवाइसेस में दोस्तों इंस्टॉल करे जा सकते थे, जैसे लैपटॉप्स में, मोबाइल्स में, टैबलेट्स में। तो विंडोज़ 8 सभी में सपोर्ट करता है। तो विंडोज़ 7 दोस्तों नहीं सपोर्ट करेगा मोबाइल और टैबलेट्स में, बट विंडोज़ 8 सपोर्ट करता था दोस्तों। इसमें क्या होता था कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती थी वो हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप विंडोज़ 10 में देखते हैं कि वहाँ पर उसका प्ले स्टोर आ जाता है, आप डायरेक्टली एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वर्जन्स में क्या होता था, आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ता था, वहाँ से चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था, बट यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ 10 की बात करेंगे दोस्तों, सभी को पता है इसके बारे में। 2015 में रिलीज हुआ, कोई नई चीज़ नहीं, सिर्फ नए आइकन्स इसमें डाले गए हैं। अब चलिए बात करते हैं MS ऑफिस के वर्जन्स दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं। तो इनमें भी कई सारे चेंजेस हैं, बट वो काफ़ी डिटेल में हम नहीं बात करेंगे। देख लेते हैं कब लॉन्च हुआ है, कौन कौन सा, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज़ दोस्तों, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज़ आया था जो कि 1990 में आया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3 आया था जो कि 1992 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 4 आया था, 4X, जो 1994 में आया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1995, 1997 दोस्तों, ये सारे बहुत पुराने माइक्रोसॉफ्ट हैं। ये आपको मैं बताया हूँ कि बहुत पुराने हैं। आगे हम बात करेंगे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000, फिर विंडोज़ ऑफिस XP 2003, 2007। यहाँ से दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ से आप लोगों ने यूज़ करना शुरू किया होगा 2007, 2010, 13, 16। तो फ्रेंड्स ये सारे वर्जन्स जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं। अब जैसे एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है दोस्तों, ये देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो फ्रेंड 2009 में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं आया था विंडोज़ का, और कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी नहीं आया था। तो यहाँ पर आप देखिए 3 भी है, XP भी है, 7 है 1995, बट 2009 नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2009। अब चलिए दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि MS वर्ड से, हम MS वर्ड की बात करते हैं। जहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन वो है टूल से। तो इनमें टूल से क्वेश्चन MS वर्ड में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, शॉर्टकट की से पूछे जा रहे हैं, हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो टूल्स की बात करेंगे दोस्तों, पहले होता है टाइटल बार। आपको टाइटल बार पता होगा, जो सबसे पहले होता है दोस्तों, ऊपर आपने देखा होगा जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है, वो होता है टाइटल बार। जैसे कि नाम होगा और उसमें फॉर्मेट होगा, जैसे प्रोग्राम का नेम MS ऑफिस है, MS एक्सेल है या MS वर्ड है। प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट का नाम और प्रोग्राम का नाम दोनों चीज़ टाइटल बार में मेंशन होता है। उसके नीचे आता है दोस्तों मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है कि इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए होते हैं, जैसे फाइल ओपन करने के लिए, एडिट करने के लिए, फाइल व्यू करने के लिए। जैसे व्यू में काफ़ी सारे लेआउट आते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि लेआउट किस में आते हैं दोस्तों, तो लेआउट आपके मेन्यू बार में आता है। तो व्यू में ही लेआउट आता है, लेआउट मेन्यू बार में आता है। इंसर्ट का ऑप्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेबल इंसर्ट करनी हो वो किस बार में होता है, तो वो मेन्यू बार में होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मेट जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, वो सारे मेन्यू बार में मिलेंगे। टूल्स है, टेबल, विंडो, हेल्प, सारी चीज़ें मेन्यू बार में मिलती हैं। मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। स्टैंडर्ड टूल बार दोस्तों, स्टैंडर्ड टूल बार उसी के नीचे होता है जिनमें शॉर्टकट बटन्स होते हैं, जो बहुत पॉपुलर कमांड होते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, ये सारे स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में CGL के मेंस में, वो टास्क पेन से था। पूछा गया था कि क्विक एसेस के लिए कौन सा पेन होता है, वो टास्क पेन होता है दोस्तों। क्विक एसेस पूछा था आपसे। टास्क पेन होता है जिनमें कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट सारी ही चीज़ें होती हैं जिनको हम अधिकतर यूज़ करते हैं, जैसे कि अंडरलाइन करना, पेज साइज को बड़ा करना, कलरिंग करना, वो सारी चीज़ें टास्क पेन में आ जाती हैं। अगर हम दोस्तों MS एक्सेल की बात करेंगे, तो जस्ट नीचे होता है फॉर्मूला बार दोस्तों, टूल बार के जस्ट नीचे होता है फॉर्मूला बार। उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब चलिए डायग्राम्स में आपको दिखाता हूँ दोस्तों।
देखिए ये टाइटल बार है, आपको यहाँ दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट 3 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या हो गया टाइटल बार। अब आप उसी के नीचे जस्ट देख रहे होंगे ये वाली चीज़, ये कौन सा है, ये मेन्यू बार है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, फॉर्मेट, टूल, टेबल, विंडो, हेल्प, एक्रोबैट, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड टूल बार आप यहाँ देख सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन है दोस्तों, सेव का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड टूल बार में मिल जाएंगी। इतना ही पूछा जाता है। और आपका दोस्तों टास्क पेन आप यहाँ देख सकते हैं, ये टास्क पेन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे तो आपको क्विक एक्सेस का यहाँ पर ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जिसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आपने अगर यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे MS वर्ड के शॉर्टकट कीज़ की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर हमको टेक्स्ट को बीच में लाना हो तो हम Ctrl+E कर देंगे, वो बीच में आ जाएंगे। अगर हमको लेफ्ट में सारे, जैसे आप कॉपी होती है, ये पेज है, अगर आपको टेक्स्ट यहाँ से शुरू करना है लेफ्ट से तो आप क्या प्रेस करेंगे, अगर बीच में है, बीच में लाना हो तो Ctrl+E, लेफ्ट में ले जाना हो तो Ctrl+L, राइट में ले जाना हो तो Ctrl+L। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कमांड को कैंसिल करना होगा तो एस्केप की दबा देंगे। आगे चलेंगे, अंडू प्रीवियस एक्शन। दोस्तों अंडू का तो सभी को पता है, जनरल हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे Ctrl+N से न्यू, दोस्तों Ctrl+S से सेव हो जाएगा, P से प्रिंट हो जाएगा, और सारी चीज़ें जैसे V से कट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होगा बेसिकली। तो हम जो टफ चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों कोई भी एक्शन को फिर से करना होगा तो हम Ctrl+Y यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट को अगर स्प्लिट करना होगा, दो भागों में बांटना होगा तो Ctrl+Alt+S प्रेस करेंगे। अगर वो स्प्लिट को रिमूव करना होगा तो फ्रेंड्स Alt+Shift+C प्रेस करेंगे, या Ctrl+Alt+S भी प्रेस करेंगे तो भी वो रिवर्स हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको इंसर्ट टैब यानी हमको कोई चीज़ इंसर्ट करनी हो, मैंने आपको दिखाया था कि मेन्यू बार में इंसर्ट का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको इंसर्ट का ऑप्शन खोलना है तो आप क्या प्रेस करेंगे, Alt+N। Ctrl+N करेंगे तो न्यू, और अगर Alt+N करेंगे तो इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ओपन द डिज़ाइन टैब टू यूज़ थीम, कलर, इफेक्ट सच एज पेज बॉर्डर। अगर हमको दोस्तों डिज़ाइन टैब ओपन करना है थीम, कलर, इफेक्ट यूज़ करने के लिए तो हम Alt+G प्रेस करेंगे। याद रखिएगा कोई भी टैब ओपन करते हैं तो हम Alt का प्रेस करते हैं। ओपन लेआउट टैब, दोस्तों अगर हमको लेआउट टैब ओपन करना हो तो हम Alt+P का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होते हैं, मेन्यू बार में होते हैं दोस्तों। व्यू के ऑप्शन में लेआउट होता है, मैंने बताया था। तो ये आप देख सकते हैं कि लेआउट टैब ओपन करने के लिए Alt+P दबाते हैं। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, Shift+Arrow की प्रेस करेंगे, या Ctrl+A भी प्रेस करते हैं तो भी सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों MS एक्सेल का कुछ हम शॉर्टकट कीज देखते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि MS एक्सेल में दोस्तों वर्कबुक होती है, वर्कशीट होती है, काफ़ी सारी वर्कशीट मिलकर वर्कबुक बनाती हैं। पहली बात तो दोस्तों सेल्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे सेल्स मिलकर वर्कशीट बनाएंगे, बहुत सारी वर्कशीट मिलकर वर्कबुक बनाएंगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम बात करते हैं MS एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ की। जो वर्कबुक पे आप जिस पे काम कर रहे होंगे उसको बंद करना होगा तो Ctrl+W प्रेस करेंगे। कोई भी चीज़ आप प्रोग्राम ओपन किए हैं Ctrl+W करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अगर हमको एक्सेल को ही पूरे क्लोज करना हो तो हम Ctrl+F4 प्रेस करेंगे। अगर हमको अगली शीट में जाना हो तो Ctrl+पेज डाउन, प्रीवियस शीट में जाना होगा तो Ctrl+पेज ए करेंगे। अगर हमको डेटा टैब में जाना होगा तो Alt+A प्रेस करेंगे। मैंने आपको बताया है कोई भी टैब पर हमको जाना होगा तो हम Alt का ही यूज़ करेंगे। दोस्तों व्यू टैब में जाना हो तो Alt+W, और Ctrl+W करेंगे तो वर्कशीट क्लोज हो जाएगी। अगर हम फार्मूला टैब में जाएंगे दोस्तों, फार्मूला टैब मैंने बताया था कि जस्ट स्टैंडर्ड टूल के नीचे ही फार्मूला टैब होता है। फार्मूला टैब में दोस्तों फार्मूला इंसर्ट किए जाते हैं, जो कि Alt+M में जाना प्रेस कर देंगे तो हम फार्मूला टैब में चले जाएंगे। हमको अगर सेल को एडिट करना होगा तो F2 की प्रेस करेंगे, और टैब से तो आपको पता ही कि सेल में हम मूव करते हैं आगे की तरफ। अब चलिए दोस्तों अगर हमको प्रीवियस सेल में जाना होगा तो हम Shift+Tab दबा देंगे। अगर हमको कमेंट ऐड करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमेंट ऐड करना होगा तो Shift+F2 की प्रेस करेंगे। दोस्तों अगर हमको हाइपर लिंक डालना होगा तो हम Ctrl+K प्रेस करेंगे। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, हाइपर लिंक डालना होगा तो हम Ctrl+K प्रेस करेंगे। और आपको पता होगा कि ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया था SSC CGL के मेंस में। अगर हमको पूरी रो प्रेस करनी होगी, सेलेक्ट करनी होगी तो हम Shift+स्पेस दबाएंगे दोस्तों। और अगर हमको एंटायर कॉलम प्रेस करना होगा तो हम Ctrl+स्पेस दबाएंगे। रो के लिए Alt+स्पेस और एंटायर कॉलम के लिए Ctrl+स्पेस।
चलिए आगे चलते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट के कुछ शॉर्टकट कीज जान लेते हैं। दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है अगर नई प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो आप क्या प्रेस करेंगे, तो Ctrl+N प्रेस करेंगे। अगर हमको नई स्लाइड बनानी होगी, जैसे हम काम कर रहे हैं एक स्लाइड में और हमको एक स्लाइड बनानी है दोस्तों, प्रेजेंटेशन में काम कर रहे हैं एक नई स्लाइड बनानी है, तो हम Ctrl+M प्रेस करेंगे तो एक नई शीट खुल के नई स्लाइड खुल के आ जाएगी। अगर हम दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो हम Ctrl+T प्रेस करेंगे। अगर हमको स्लाइड शो ओपन करना है तो काफ़ी बार पूछा जाता है स्लाइड शो करने के लिए हम कौन सा की प्रेस करेंगे, F5 की। अगर हमको बंद करना होगा प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो बंद करना होगा तो हम एस्केप की दबाते हैं दोस्तों, तो हमारी स्लाइड शो जो बंद हो जाती है। अब हम चलिए अगर हमको प्रेजेंटेशन क्लोज करना होगा तो हम Ctrl+D प्रेस कर देंगे। चलिए कुछ ब्राउजर से इंटरनेट की शॉर्टकट कीज जान लेते हैं दोस्तों। F3 की या Shift+F3 करेंगे तो हमको सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। Ctrl+H प्रेस करेंगे तो हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, ब्राउजिंग हिस्ट्री। Ctrl+J प्रेस करेंगे तो डाउनलोड फोल्डर खुल के आ जाएगा दोस्तों। अगर हम प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+Delete की तो हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी। Alt+Enter प्रेस करेंगे तो हमारा नया सर्च टैब ओपन होके आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्जाम में दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिनसे हम कमांड दें कंप्यूटर को, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, इन सारी चीज़ें से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं दोस्तों। आउटपुट डिवाइसेस से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिला था SSC मेंस के एग्जाम में। जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट कौन सी है, तो दोस्तों मॉनिटर्स हैं। कितने टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा पैनल, आजकल प्लाज्मा पैनल यूज होते हैं। तो ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गई दोस्तों। दूसरा प्रिंटर से पूछा गया था, आउटपुट यूनिट से दोस्तों पूछा गया था दोस्तों कि आपसे पूछा गया था लाइन प्रिंटर को दूसरा नाम क्या है, वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। प्रिंटर्स की बात करेंगे तो दो टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जिनमें नीडल रिबन पर टच करती है उसे इम्पैक्ट कहते हैं, जिनमें नीडल रिबन पर नहीं टच करती है उन्हें नॉन इम्पैक्ट कहते हैं, यानी बिना छुए हुए प्रिंट हो जाए। तो दोस्तों इम्पैक्ट जिसमें छू के नीडल छूती है और नॉन इम्पैक्ट में जिसमें नीडल नहीं छूती है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इसको बार प्रिंटर भी कहते हैं। और यही सवाल दोस्तों पूछा गया था कि लाइन प्रिंटर को क्या कहा जाता है, बार प्रिंटर कहा जाता है। दूसरा है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर। तो ये दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा, एक अलग दे देगा, तो आप गलतियां मत करना दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी याद कर लीजिए, बाकी इम्पैक्ट प्रिंटर आपको अपने आप याद हो जाएगा। जो नहीं होगा वो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। इन नॉन इम्पैक्ट में देखिए लेजर प्रिंटर, लेजर से ही प्रिंट हो जाता है। इंक जेट प्रिंटर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और थर्मल प्रिंटर। ये 3 प्रिंटर हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। उसके बाद सारे क्या है, नॉन इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं दोस्तों। अदर है प्लॉटर भी है दोस्तों, जो बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर लोग यूज़ करते हैं बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए, वो होता है प्लॉटर। ये भी आउटपुट यूनिट है एक। अब चलिए दोस्तों मेमोरी से बात करते हैं। मेमोरी से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपके। तो मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों प्राइमरी मेमोरी बेसिकली वॉलेटाइल होती है, जैसे कि रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब कि जो डिलीट हो जाए, नॉन वॉलेटाइल जो परमानेंट होती है। तो फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी लगभग वो नॉन वॉलेटाइल होती है, डिलीट होती रहती है। फॉर एग्जांपल रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम आपकी क्लियर होती रहती है, तभी आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है दोस्तों। अगर रैम खाली नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी की जो नॉन वॉलेटाइल होती है, यानी परमानेंट मेमोरी होती है। लेकिन इनमें भी कई वर्जन्स होते हैं जो वॉलेटाइल होते हैं, यानी चेंज हो सकते हैं। जैसे दोस्तों प्रॉम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपकी नॉन वॉलेटाइल है दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल है, ये चेंज नहीं हो सकती। एम रोम भी नहीं चेंज हो सकती। बट अब हम बात करेंगे जो चेंज हो सकती हैं, यानी जो नॉन वॉलेटाइल है, जो वॉलेटाइल है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी में यही मेमोरी ऐसी हैं जो कि वॉलेटाइल होती हैं, जैसे ई प्रॉम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। दोस्तों कैश मेमोरी की भी बात हुई थी, ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है। रजिस्टर्स वो होते हैं सीपीयू में जहाँ पर डाटा स्टोर होता है सीपीयू में दोस्तों। तो रजिस्टर्स भी पूछे गए थे, कैश मेमोरी भी पूछी गई थी। ये सारे दोस्तों कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, ये वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये डिलीट हो जाएंगी चीज़ें, यहाँ से परमानेंट नहीं होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। अब चलिए हम बात करेंगे दोस्तों सीपीयू की मेमोरी की, सीपीयू की कैश मेमोरी की, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लेवल 1 कैश मेमोरी के बारे में।
दोस्तों ये फास्टेस्ट कैश मेमोरी होती है, लेकिन इसमें स्टोरेज बहुत कम होता है। दोस्तों लेवल 2 की कैश मेमोरी कौन सी होती है? जिनमें स्लोवर होता है बट ये बिगर साइज़ की होती हैं। लेवल 1 से स्लोवर होती है बट ये बिगर साइज़ की होती हैं। L3 है दोस्तों, ये सबसे बड़ी होती है लेकिन ये सबसे स्लोवेस्ट मेमोरी होती है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अब आप गलती नहीं करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि परमानेंट होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क। इसमें ट्रैक्स और सेक्टर्स में जाके डाटा स्टोर होता है दोस्तों। फिर मैग्नेटिक टेप हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी होती है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं नेटवर्क में दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मैं आपसे अगर बात करूँ तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे नोड हो गया दोस्तों। नोड तो नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। राउटर, स्विचेस, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। नोड क्या होता है? बेसिकली दोस्तों ये एक जॉइंट होता है, जहाँ दो कनेक्शन आके जुड़ते हैं, उन्हें नोड कहा जाता है। जैसे हमारी एल्बो है, हमारे एल्बो एक जॉइंट है, तो ऐसे ही जॉइंट को नोड कहा जाता है नेटवर्किंग में। राउटर की बात करेंगे दोस्तों। राउटर क्या होता है? राउटर एक फिजिकल डिवाइस है, यानी कि एक डिवाइस होता है जो कि इंफॉर्मेशन भेजने और लाने के लिए यूज़ किया जाता है नेटवर्क में। आगे हम बात करेंगे स्विचेस का दोस्तों। स्विचेस होती है जैसे कि केबल होती है। आपने कभी भी दिवाली में झालर वालर लगाई होगी तो आपने देखा होगा कि ये आपकी एक लाइन गई है, इसमें जॉइंट होते हैं कई सारे। यहाँ पर आप प्लग इन कर देंगे, यहाँ पर प्लग इन कर देंगे, यहाँ पर प्लग इन कर देंगे, तो आप कई सारे कनेक्शंस बना सकते हैं, यानी नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ये नोड हो गया जहाँ पर जॉइंट होगा, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, लेकिन ये पूरी आपकी क्या है? स्विच है। तो स्विच क्या करती है? कनेक्शन प्रोवाइड करती है अदर डिवाइसेस को, ताकि वो कनेक्ट हो जाएं। हम आगे बात करते हैं दोस्तों हब की। हब पूछा गया था एग्जाम में, अगर आपने एनालिसिस देखा हो तो आपको पता होगा कि हब पूछा गया था नेटवर्क में। दोस्तों हब क्या होता है? बेसिकली हब वो होता है जो नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड करता है बेसिकली। दोस्तों हब मान के चलिए ये आपका हब है, इसी से आपको सारे ही डिवाइसेस को नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, वही हब होता है, मेन यही होता है। ब्रिजेस की बात करेंगे दोस्तों। ब्रिजेस क्या होते हैं? जैसे कि सॉरी, ये आपका लैन है, लैन में कई सारे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, तो कई सारे लैन्स को ये जोड़ता है। जो ब्रिज होते हैं काफ़ी सारे लैन्स को जोड़ते हैं ताकि एक बड़ा लैन बन सके, यानी बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क बन सके, उन्हें हम ब्रिज कहते हैं दोस्तों। गेटवे पूछा गया था एग्जाम में दोस्तों। गेटवे क्या होता है? गेटवे मान के चलिए एक रास्ता होता है दोस्तों। ये एक ऐसा रास्ता है जिनसे दो नेटवर्कों के बीच में कनेक्शन बनता है, यानी डाटा इधर से उधर जाता है, बस ये एक रास्ता का काम करता है गेटवे। हम आगे चलेंगे दोस्तों नेटवर्क प्रोटोकॉल से। नेटवर्क प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। फिलहाल एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, बट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है नेटवर्क प्रोटोकॉल से। हम पहला नेटवर्क प्रोटोकॉल की बात करेंगे जिसका नाम है DHCP। दोस्तों ये DHCP होता क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल दोस्तों, प्रोटोकॉल बेसिकली होते हैं लॉ, यानी कि इस नियम के तहत हम कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कंप्यूटर से डाटा रिसीव और सेंड नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों पहला लॉ है DHCP, यानी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब भी आप तुरंत ही नेटवर्क से कनेक्ट होंगे तो आपको तुरंत IP एड्रेस दे दिया जाएगा। सभी का एक अपना अपना IP एड्रेस होता है, ताकि आप कोई भी गलत काम करें, कुछ भी हो तो आप IP एड्रेस से ट्रैक कर सकें। तो दोस्तों IP एड्रेस जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, वैसे आपका नेटवर्क का एक एड्रेस होता है, जो कौन असाइन करता है? DHCP असाइन करता है IP एड्रेस। दूसरा है DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या करता है DNS दोस्तों? जैसे ही हमने कंप्यूटर कनेक्ट किया इंटरनेट पर और दूसरे कंप्यूटर पर गया वो, तो जो उसका नेम होता है, जैसे www.com, www.google.com है, तो दोस्तों इसी में आपका IP एड्रेस छुपा होता है। तो इसी डोमेन नेम को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? IP एड्रेस में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। ये DNS का काम होता है। आगे हम बात करेंगे FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का। ये एक ऐसा नियम है जिसके तहत फाइल शेयर करी जा सकती हैं दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, टेक्स्ट, बहुत सी चीज़ें ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये एक ऐसा नियम है जिससे हम लिंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो इमेज और टेक्स्ट फॉर्म में होता है दोस्तों। वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के तहत ट्रांसफ़र किया जाता है नेटवर्क में, यानी वर्ल्ड वाइड वेब में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे IMAP4, IMAP, ये दो वर्जन होते हैं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल के। दोस्तों दो ही वर्जन आज तक बने हैं,
और ये जो होते हैं ये किस लिए होते हैं, जो आप मेल करते हैं, मैसेजेस होते हैं, उनको एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, इनबॉक्स बनाने के लिए, रीनेम करने के लिए, जितने भी फीचर्स होते हैं मैसेज को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे ये प्रोटोकॉल करते हैं। हमारे मोबाइल में भी यही प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है ईमेल्स को और मैसेजेस को मैनेज करने के लिए। अब हम पॉप और पॉप 3 की बात करेंगे। दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होते हैं, ये भी ईमेल्स के लिए होते हैं। इनमें क्या होता है, अगर एक बार आपने चीज़ों को डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से, तो आप इसको बाद में डाउनलोड करके आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। अदर में क्या होता है दोस्तों, जो अदर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है यानी ईमेल्स के प्रोटोकॉल हैं, उनमें क्या होता है कि जब तक आप मेल से कनेक्टेड रहेंगे तभी तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लिया तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। SMTP की बात करेंगे दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आजकल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जितने भी गूगल हैं, याहू हैं, सारे इसी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है और दोस्तों एफिशिएंट है। आगे हम टेलीनेट का बात करेंगे दोस्तों। टेलीनेट होता है दूर जो आपके रिमोट डिवाइसेज हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए टेलीनेट का यूज़ किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल एम्यूलेशन प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम में दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और दोस्तों 2 इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, आपको पता होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसका बिट एड्रेस होता है 32, इसका होता है 128 मैक्सिमम। आगे दोस्तों चलेंगे। फ्रेंड्स आज हम इतना ही रखते हैं, इतने ही सारे इंपॉर्टेंट हैं, और 1-2 टॉपिक जो होंगे मैं आपको वो भी करा दूंगा, बट इतना सफिशिएंट है। अगर आप इतने टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी वीडियो दोनों ही अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर शेयर करा करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी ही वीडियोज़ आप तक लाते रहें। दोस्तों हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना ना भूलें।